हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है और आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स के बारे में, और इस चैप्टर में भी सेम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिटेल में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना टाइम देकर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको हाइट से कुछ लेना देना नहीं है। जो एनिमल छोटा दिखता है उसको लोअर एनिमल बोल देंगे, जो एनिमल बड़ा दिखता है उसको हायर एनिमल बोल देंगे। अरे मैम क्या बात कर रहे हो, इतना तो हमको पता ही है। आई होप इतना पता होगा कि यहाँ पर हम हाइट के बेसिस पे एनिमल्स को जज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम एनिमल्स को उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। तो अगर मैं लोअर एनिमल्स की बात करूं, यानी ऐसे एनिमल्स जिनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अनडेवलप्ड है, जिनका स्ट्रक्चर अनडेवलप्ड है, और अगर मैं हायर एनिमल्स की बात करूं तो वो एनिमल्स जो प्रॉपरली डेवलप्ड हैं और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इन क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, और अगर नहीं भी आता, क्योंकि ये 10वीं में आपने पढ़ा है, समझो अगर आपको नहीं भी आता है तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें आपको आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स तो मैं ही बता देती हूँ। Enlist the various life processes and name the life process which is responsible for continuation of human race. Human race यानी human species। अभी देखो 10वीं में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, बस वही है। हमारी डे टू डे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होने जरूरी है हमारी बॉडी में? सर्कुलेशन होना जरूरी है, रेस्पिरेशन होना जरूरी है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब होना जरूरी है। और कौन सा ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके वजह से स्पीशीज नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू होती है? दैट इज रिप्रोडक्शन। सो दोनों का आंसर हमको मिल गया। व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामोशियम? तो कॉमन मेथड्स कौन से अपने रिप्रोडक्शन के? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, करेक्ट। स्पोर फॉर्मेशन भी आ जाएगा। What type of asexual reproduction occurs in Hydra? ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और हमने पहले भी पढ़ा है। हाइड्रा में हमको बडिंग देखने मिलता है। And what are the different methods of reproduction in animals? Sexual reproduction and asexual reproduction। चलो सब कुछ ही मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों को नहीं पता उन लोगों को एक बार मैं बता देती हूँ। हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है, उस ऐप का नाम क्या है? ज्ञान लैब ऐप। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ये ऐप इंस्टॉल करना है, मतलब डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जो नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे एक नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन रहता है। तो उस नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा, और इसमें से जो सबसे हाईलाइटेड फ्री मटेरियल है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वो ये वाला है। आपको हमने 1000 फ्री एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं जो कि एमएसटी सीईटी 2025 के पीवाईक्यूज हैं। आपको पूरे महाराष्ट्र के जितने भी यूट्यूब टीचर्स हैं, किसी भी बायोलॉजी टीचर ने ये प्रोवाइड नहीं किया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। 1000 फ्री एमसीक्यूज ऑफ एमएसटी सीईटी 2025 आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है और डाउनलोड करना है। 1 रुपए का खर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा इंटरनेट जाएगा। तो ये एमसीक्यूज मैंने क्यों प्रोवाइड किया है? ताकि आपकी सीईटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो सके, क्योंकि बोर्ड्स के लिए पढ़ना जरूरी है लेकिन सीईटी प्रिपरेशन भी जरूरी है, क्योंकि नर्सिंग सीईटी के लिए भी एमसीक्यूज आते हैं, एमएसटी सीईटी में भी एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपको आना चाहिए आणि पीवायक्यू मधून क्वेश्चन खूप रिपीट होतात। हम ये लेक्चर्स जब पढ़ेंगे ना तो लेक्चर्स के साथ साथ हम पीवायक्यूज भी सॉल्व करेंगे। लास्ट 4 साल के क्वेश्चन बोर्ड्स में कैसे आते हैं हम वो भी देखेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ 2022 में कैसे क्वेश्चंस आए थे, 2023 में कैसे क्वेश्चंस आए थे। ये देखो कहाँ गया 2023, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। दिस इज 2022 का क्वेश्चन, दिस इज 2023, 2024 एंड 2025। आप इन जनरल अगर इसका वेटेज निकालो तो कितना वेटेज बनता है इसका? ये 4 मार्क्स के लिए है, दिस इज फॉर 4 मार्क्स, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, करेक्ट। तो ये हो गया 6 मार्क्स। 2024 का वेटेज निकालो, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए आया है? ये 8 मार्क्स के लिए आया है। 2023 का वेटेज निकालो, ये 4 मार्क्स के लिए है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 1 मार्क्स, ये भी 8 मार्क्स के लिए है।
2022 का वेटेज निकालो, ये 4 मार्क्स के लिए है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 1 एंड दिस इज फॉर 1। मतलब अगर हम एवरेज देखें तो आराम से इस चैप्टर में 6 to 8 मार्क्स का वेटेज बनता है। मतलब इस चैप्टर से आराम से आपको 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और स्पेशली कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बोर्ड्स का वेटेज 6 to 8 मार्क्स है, सीईटी का वेटेज भी इसका 6 to 8 मार्क्स है, नीट में इसका वेटेज ज्यादा है। मतलब इसमें से आराम से 4 से 5 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक के साथ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हमेशा मैं छोटा रखती हूँ ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और फिर सेकेंड लेक्चर से हम डिटेल में टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, सो आर यू ऑल रेडी टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, अब इंट्रोडक्शन में जैसा कि हमको प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दिया था वैसा ही यहाँ पे दिया है। We already know that reproduction is one of the major life process of living organisms, क्योंकि reproduction के मदद से ही हमारे species continue होते हैं। reproduction का definition एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है क्योंकि it is very obvious कि आपको ये definition आएगा ही। तो reproduction is defined as biological process जिसमें हम एक offspring से नया offspring produce करते हैं, मतलब एक individual से नया offspring produce करते हैं। formation of new life forms from pre-existing similar life, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म से मुझे नया बच्चा पैदा करना है ये बच्चा इसी ऑर्गेनिज्म जैसे दिखेगा। यानी कि अगर डॉग का बच्चा है तो वो डॉग जैसा ही दिखेगा, कैट जैसा नहीं दिखेगा। तो इट thus becomes a vital process which enables the species to survive. So reproduction is very important for survival of species and for continuity of species. ये दो रीजन है रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। Even though the individuals or organisms live naturally for a limited period of time, that is their lifespan, in this chapter we will learn about the various methods of reproduction in animals, the human reproductive system, gametogenesis, fertilization, early embryology, parturition and reproductive health. तो इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है। एक ये वाला चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 4 और एक चैप्टर नंबर 8, ये सबसे बड़े चैप्टर है क्योंकि इनमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं। बट नॉट टू वरी, हम ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन इन एनिमल अकर्स मेनली बाय 2 मेथड्स। अगर हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ना ही जा रहे हैं तो 2 मेथड्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? ये एनिमल्स आना चाहिए। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पर या तो गैमेट्स बनते नहीं है और अगर बनते हैं तो उनका फ्यूजन नहीं होता है। सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और इस चैप्टर में हम 2 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं? एक है गेम्यूल फॉर्मेशन, एक है बडिंग। तो देखो यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या दिया है? इट इज वेरी कॉमन मेथड इन लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स में ये बहुत ही कॉमनली देखने मिलता है। और क्या बोला गया है यहाँ पर? इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस, ये पहला पॉइंट है। मतलब गैमेट बनेगा ही नहीं, और अगर गलती से गैमेट बन गया, इफ देयर इज गैमेट फॉर्मेशन, तो फ्यूजन नहीं होगा। पहली बात तो गैमेट बनेगा ही नहीं, देयर विल बी नो गैमेट फॉर्मेशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका बच्चा कहाँ से आता है? प्रोजेनी मीन्स चाइल्ड, मतलब ऑफस्प्रिंग। तो ये ऑफस्प्रिंग कहाँ से आता है? फ्रॉम सिंगल पेरेंट, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व बोथ द सेक्सेस, मतलब या तो मदर से आएगा या तो फादर से आएगा, एक ही पेरेंट से बच्चा आता है। सो इट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोजेनी और द डॉटर सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ये सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि हमको जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम करते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो बच्चे हमको मिलते हैं वो बच्चे सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन हुआ ही नहीं है तो वैरायटी मिलेगी ही नहीं, तो आपको कहाँ से वेरिएशन देखने मिलेगा? तो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर सिंगल पेरेंट एंड दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज क्लोन्स। ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। अभी मेरे जैसे दिखने वाला सेम टू सेम अगर मेरा बच्चा दिखेगा तो उसको तो मेरी कॉपी बोलेंगे ना, दैट माई चाइल्ड इज लाइक मी, तो उसको क्लोन बोलेंगे। क्लोन यानी सेम टू सेम बच्चा दिख रहा है। The lower animals reproduce asexually by gemule formation and by budding। तो ये 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन। बेसिकली गेम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है? हमारे पानी के सरफेस के नीचे जो स्पॉन्जेस होते हैं, ये सबसे लोवेस्ट फाइलम है। देखो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में फाइलम पढ़ा है, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा,
नहीं, मोल्यूस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे 11 फाइलम्स आपने पढ़े हैं। तो उसमें से सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा है। तो ये जो स्पॉन्जेस हैं ये सबसे लोएस्ट एनिमल्स हैं, दे बिलोंग टू फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये होल्स की मदद से ही अपना न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करते हैं, जो मिलेगा खाएंगे, जो मिलेगा बाहर निकालेंगे। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, व्हेन देयर इज नो प्रॉपर सनलाइट, व्हेन देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, तो ये अंदर ही अंदर ना छोटे छोटे बर्ड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अंदर ही अंदर ये देखो छोटे छोटे सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। तो देखो गेम्यूल क्या है? इट इज इंटरनल बर्ड फॉर्म्ड ओनली इन स्पॉन्जेस। तो ये जो दिख रहा है, ये जो ऐसे मटके जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कांच के बीकर के जैसा, इसको गेम्यूल बोलते हैं। ये गेम्यूल स्पॉन्जेस के अंदर बनता है, ये देखो ऐसे बनता है। ये जो गेम्यूल है ना, ये इस स्पॉन्ज के अंदर बनता है। और ये कब बनता है? इट हैज प्रोड्यूस्ड असेक्सुअल मास और एग्रीगेशन ऑफ डॉर्मेंट सेल्स। एग्रीगेशन म्हणजे काय असतं? कलेक्शन, मतलब जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जमा हो जाते हैं। डॉर्मेंट सेल्स मतलब इनएक्टिव सेल्स। तो जब बहुत सारे इनएक्टिव सेल्स एक साथ जमा हो जाते हैं, द आर्कियोसाइट्स केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये जो आर्कियोसाइट्स है, ये हमारे छोटे छोटे स्पॉन्जेस के बर्ड्स हैं। दीज आर अवर ऑफस्प्रिंग्स, बेबी ऑफस्प्रिंग्स। ये ऑफस्प्रिंग्स देखो क्या होगा पता है? जब अच्छा एनवायरनमेंट होगा, जब फेवरेबल कंडीशन फिर से आएगी, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, तो ये जो गेम्यूल्स है ना, ये फट जाएंगे, ये मटका ऐसे फट जाएगा और इसके अंदर से ये छोटे छोटे बर्ड्स पानी में इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे और फिर यहाँ पे ये नया स्पॉन्ज बनाएंगे, बड़ा बड़ा स्पॉन्ज बनाएंगे। सो the archaeocytes get coated by thick resistant layer of secretion by amoebocytes। अभी ये जो अंदर के जो बर्ड्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये सेंसिटिव सेल्स है, बहुत ही नाजुक है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर ये जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं थिक लेयर, जो कि अमीबोसाइट सेल से बनती है और इनके पास बहुत ही प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं। इनके पास कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको मोनाक्सन स्पिक्यूल्स बोलते हैं। दे हैव इंटरनल मेम्ब्रेन एटसेट्रा। देखो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये गेम्यूल्स कब बनते हैं? जेव्हा आपली कंडिशन प्रॉपर नसते, व्हेन द गेम्यूल इज फॉर्म्ड टू ओव्हरकम अनफेवरेबल कंडिशन। मतलब जेव्हा कंडिशन प्रॉपर नसेल तेव्हा गेम्यूल्स बनतात और जब कंडिशन वापस अच्छी हो जाती है तो ये गेम्यूल्स फट जाते हैं, फूट जाते हैं, हैच हो जाते हैं। जैसे अंडा कैसे हैच होता है और उसमें से मुर्गी निकलती है, वैसे ये गेम्यूल्स फट जाएंगे और ये उधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे और न्यू बेबी स्पॉन्जेस बनाएंगे, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जिला। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार, स्पॉन्जेस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्या? सीईटी में तो पूछा जाता है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। सीईटी में आता है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो सीईटी एग्जाम में आता है। अब हाइड्रा के ऊपर क्वेश्चन है क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो हाइड्रा के ऊपर नहीं है। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ह्यूमन स्पर्म, हाँ यहाँ पे भी नहीं है। तो हाइड्रा और गेम्यूल्स के बारे में बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन सीईटी में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रा के बारे में देखते हैं। अभी बडिंग कैसे होता है एनिमल्स में, ये देखो, ये अपना मदर सेल है। ये मदर सेल में छोटा सा बर्ड बनना स्टार्ट होता है और जैसे बच्चे को कैसे मम्मी अपने गोद में रखती है, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे नीचे चलना चालू करता है और इंडिपेंडेंट बन जाता है, वैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है। बहुत ही सिंपल मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो फेवरेबल कंडीशन में होता है। ये हमको बहुत सारे एनिमल्स में देखने मिलता है, स्पेशली हाइड्रा एंड कोरल्स एंड सम एस्किडियंस, जो सैक लाइक बॉडी होती है जिनकी। एस्किडियंस मीन्स जिनकी बॉडी सैक लाइक होती है। हाइड्रा में हमें क्या देखने मिलता है? स्मॉल आउटग्रोथ। ये स्मॉल आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बड। इट इज प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द बेसल एंड ऑफ द बॉडी। ये बर्ड कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? बेसल एंड से, यहां से ये बर्ड डेवलप हो रहा है। It develops as a bud which grows and forms tentacles and develops into a new individual। तो क्या दिखाई देगा हमको इधर पे कि ये जो बर्ड है, ये बर्ड डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये खुद के टेंटाकल्स बनाएगा, ऐसे एंटीना जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब ये बड़ा हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये खुद का टेंटाकल्स बनाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग प्रोसेस।
तो हमारा जो यंग हाइड्रा है ये अपने मदर से डिटैच हो जाता है और खुद एक नया इंडिविजुअल बन जाता है और खुद अपना ग्रोथ करता है। ठीक है, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस पे कभी कभी एमसीक्यू पूछा जाता है। ये देखो, ये ना अपना एक प्लेनेरिया इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया, तो अभी अपने को क्या लगेगा कि ये इंसेक्ट मर जाना चाहिए, पर ये इंसेक्ट मरता नहीं है। मैंने इसको 4 अलग अलग टुकड़े में डिवाइड किया था, तो मुझे 8 दिन के बाद क्या दिखाई देगा कि हर एक टुकड़े से एक नया इंसेक्ट बन गया। मतलब एक्चुअली आप इसको जितने पार्ट्स में कट करोगे इसका पॉपुलेशन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं रीजनरेशन। बायोलॉजी में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? In biology, this process is observed in all living organisms, from unicellular cell to the most complex organism. जैसे अपने बॉडी में अगर मैं एग्जांपल दूं तो अपना नेल्स का एग्जांपल, हम नेल्स काटते हैं फिर से नेल्स ग्रो हो जाते हैं, नेल्स को कट करते हैं फिर से नेल्स ग्रो हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी दिया गया है, इन ह्यूमंस by this process the organisms can fundamentally repair or regrow or restore its lost part. समझो कि आपका स्किन छिल गया तो वहां पे नया स्किन आ जाता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। छिपकली की पूंछ कट हो गई तो नया पूंछ उधर से आ जाएगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। लेकिन मैम इधर पे तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, हर बार रीजनरेशन की वजह से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली असेक्सुअल मेथड जैसा फॉर्मेट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हाइड्रा डैमेज हो गया है तो वो अपना लॉस्ट पार्ट फिर से डेवलप कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लूं तो अगर मैंने प्लेनेरिया को 2 पार्ट्स में कट कर दिया तो इससे मुझे 2 नए प्लेनेरिया देखने को मिलेंगे, रीजनरेट होगा एंड आई विल गेट टू सी 2 न्यू डॉटर सेल्स। दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, रीजनरेशन की वजह से आपको नया बच्चा नहीं मिलता है, जो नया बच्चा मिलता है ये फ्रेगमेंटेशन वाले कॉन्सेप्ट से मिलता है। इट इज सीन इन प्लेनेरिया दैट द एंटीरियर एंड, एंटीरियर मतलब उसका सर, द एंटीरियर एंड exerts a pull on the posterior end resulting in constriction in the middle part and splitting into 2 pieces. नेचुरली भी क्या देखने को मिलता है कि ये प्लेनेरिया जब बड़ा होता है तो वो बीच में से खुद को खींच लेता है ताकि हमको 2 डॉटर सेल्स देखने को मिले और आगे जाके ये मैच्योर हो जाएंगे। Each piece will grow into new planaria, so we get to see 2 clones. So regeneration is not reproduction. Regeneration is repairing of damaged cells. और अगर आपको एक सेल से 2 डॉटर सेल्स मिले तो वो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? फ्रेगमेंटेशन का। तो आई होप आपको ये सारा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा फर्स्ट लेक्चर छोटा रखती हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और मोटिवेशन मिले नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल वेरी सून। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।